दोस्तों गुड मॉर्निंग। आज की अपन इस क्लास के अंतर्गत एक बहुत इम्पोर्टेंट यूनिट शुरू करने जा रहे हैं, जो यूनिट नीट के लिए, स्कूल कॉलेज लेक्चर के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए, जो भी टीजीटी पीजीटी है उन सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट यूनिट है। दोस्तों जो यूनिट अपन डिस्कस करेंगे वो यूनिट है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी कोशिका विज्ञान है। सेल बायोलॉजी इतनी इम्पोर्टेंट यूनिट है कि अपने कंपटीशन के अंतर्गत, पेपर के अंतर्गत 5 से 7 क्वेश्चन देके जाती है। इस वीक के अंतर्गत अपन ये यूनिट कंप्लीट करेंगे और इसके साथ साथ मैं आज तक यूपीएससी आरपीएससी के सारे क्वेश्चन आपको साथ कराऊंगा। ये यूनिट है अपनी साइंस का एक बेस है, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। आपको साइंस पढ़ने से पहले ये यूनिट अच्छी तरीके से कंप्लीट होनी चाहिए। आपको जो एमएससी है, ग्रेजुएशन लेवल है, 11th 12th है, इन सब के अंतर्गत ये यूनिट आती है। दोस्तों आज की क्लास में तो अपन सिर्फ एंड सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे ओनली। अपन क्या पढ़ेंगे? ओनली एंड ओनली इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। सेल बायोलॉजी का सिर्फ एंड सिर्फ अपन किसके बारे में बात करेंगे? इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखो अपन सेल क्या चीज है, कोशिका क्या चीज है, कोशिका का क्या मतलब होता है। इस संपूर्ण अर्थ के ऊपर जितने ऑर्गेनिज्म हैं, जितना जीवन है, जितने प्लांट है, जितने पादप है, जितने जंतु है, उनकी जो फंडामेंटल यूनिट है, उनकी जो मेन संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल जो यूनिट है, वो यूनिट क्या कहलाती है? सेल कहलाती है। संपूर्ण जगत में समस्त पादप और जंतुओं के शरीर की मेन मूलभूत इकाई, जीवन का मूलभूत आधार, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या कहलाती है? सेल कहलाती है। अर्थात पादप और जंतु की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, वह क्या कहलाती है? सेल कहलाती है। अब सेल के अंदर अपन बात करें, इसके अंतर्गत फंक्शनल यूनिट क्या है और स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है। सेल ऐसी सेल जिनकी उत्पत्ति और कार्य समान है, ऐसी सेल जिनकी उत्पत्ति और कार्य समान है, उनका ग्रुप बन जाता है तो उसको अपन क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। और कई टिश्यू मिल जाते हैं तो उसको अपन क्या कहते हैं? अंग कहते हैं, ऑर्गन कहते हैं। और जब कई ऑर्गन मिल जाते हैं तो उसको अपन क्या कहते हैं? सिस्टम कहते हैं, तंत्र कहते हैं। और कई तंत्र मिलकर के पादप या जंतु का क्या बनाते हैं? शरीर बनाते हैं। कई तंत्र पादप या जंतु का जो शरीर है, वास्तव के अंतर्गत क्या है? ग्रुप ऑफ सिस्टम है। सिस्टम का क्या है? ग्रुप है। और जब अपन सेल का फंक्शनल पार्ट देखें सेल का, तो उसके अंतर्गत मेन जो फंक्शनल यूनिट है वो केंद्रक है। और केंद्रक के अंदर न्यूक्लियस के अंतर्गत क्या होता है? क्रोमोजोम है। और क्रोमोजोम के अंतर्गत क्या है? डीएनए। और डीएनए के अंतर्गत कौन है? जीन है। मेन जो डायरेक्टर है वो क्या है? केंद्रक है। ये तो सेल का क्या है? फंक्शनल पार्ट है। और ये सेल का क्या होता है? स्ट्रक्चरल पार्ट है। अर्थात सेल संरचनात्मक और क्रियात्मक यूनिट होती है किसी भी पादप या जंतु के शरीर की, या संपूर्ण जो ऑर्गेनिज्म है उनका मूलभूत आधार, फंडामेंटल यूनिट, बेसिक यूनिट, मेन स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, वो क्या होती है? सेल होती है। अब अपन देखो, एक साइटोलॉजी, एक साइंस की बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच बनाई थी शुरू में, कि कोई भी सेल है, उस सेल की स्ट्रक्चर क्या है और उसके सेल के कार्य क्या है। सेल की संरचना और कार्य का अध्ययन है, वो क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहते हैं। एक साइंस की एक ऐसी ब्रांच जिसके अंतर्गत स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल के अपन स्टडी करते हैं सेल के,
सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन की स्टडी करते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी दोस्तों एक छोटी टर्म है। इसका प्रेजेंट के अंतर्गत वर्तमान में जो बड़ा रूप है उसको अपन क्या कहते हैं? सेल बायोलॉजी। इस सेल बायोलॉजी में कोशिका से संबंधित सब कुछ स्टडी करती हैं, जैसे इसकी सेल की संरचना क्या है, सेल के फंक्शन क्या होता है, सेल का रिप्रोडक्शन कैसे होता है, सेल की जेनेटिक्स कैसे, सेल का इवोल्यूशन कैसे होता है, उद्विकास कैसे हुआ है, सेल की ओरिजिन कैसे हुई है, सेल से संबंधित सब कुछ स्टडी है वो किसके अंदर आती है? सेल बायोलॉजी के अंदर। साइटोलॉजी सेल बायोलॉजी का एकमात्र क्या होता है? पार्ट होता है। बड़ी टर्म है सेल बायोलॉजी और छोटी टर्म है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में तो ओनली संरचना और किसकी स्टडी की जाती है? कार्य का। बट सेल बायोलॉजी में सेल से संबंधित सब कुछ स्टडी की जाती है। दोस्तों सेल की खोज का जो श्रेय देते हैं किसको देते हैं? रॉबर्ट हुक को देते हैं। सेल की खोज का श्रेय किसको देते हैं? रॉबर्ट हुक को। इसने सबसे पहले रियल के अंतर्गत ओक प्लांट की, कौन सा पादप था? ओक प्लांट की कौन सी कोरक के अंदर, कोरक सेल के अंतर्गत किसको देखा था? सेल वॉल को देखा था। रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंतर्गत, कब? 1665 में सेल की खोज का श्रेय रॉबर्ट हुक को दिया जाता है, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने ओक प्लांट की जो कोरक सेल की सेल वॉल को देखा था और बताया था कि इस जगत के अंतर्गत जितने जंतु और पादप है वास्तव में छोटी छोटी यूनिटों से मिलकर के बने होती हैं। लेकिन बाद में पता चला कि वास्तव के अंतर्गत अपन रियल में बात करें तो जो रॉबर्ट हुक था, उस रॉबर्ट हुक ने कोरक सेल को नहीं देखा था, सेल वॉल को देखा था। किसको देखा था? सेल वॉल को। और रियल के अंतर्गत जो इसने सेल वॉल को देखा था वो सेल वॉल क्या थी? डेड थी, मृत थी। लेकिन सेल की खोज का श्रेय किसको दिया जाता है? रॉबर्ट हुक को दिया जाता है, क्योंकि जगत के अंतर्गत इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी बात बताने वाला पहला वैज्ञानिक था कि 1665 में ही इसने बता दिया था कि इस जगत के अंतर्गत जो पादप और जंतु वास्तव में छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर के बना है, उनका जो छोटा से छोटा टुकड़ा वास्तव में उसने सेल वॉल को देखा था। इन फ्यूचर आगे चल करके वो क्या पढ़ा था? सेल पढ़ा था। और सबसे पहले यदि अपन बात करें जीवित कोशिका को, सबसे पहले किसने देखा था? एंटामोन ल्यूवेनहॉक ने देखा था। और एंटामोन ल्यूवेनहॉक ने जो जीवित कोशिका देखी थी उसने क्या देखा था? जैसे बैक्टीरिया को देखा था, प्रोटोजोआ को देखा था और स्पर्म सेल को देखा था, आरबीसी को देखा था। क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले लिविंग सेल को, जीवित कोशिका को इसने देखा था, एंटामोन ने देखा था। क्वेश्चन आता है कि एंटामोन ल्यूवेनहॉक ने कौन सी जीवित सेल को देखा था? जीवाणु, प्रोटोजोआ, स्पर्म सेल, आरबीसी को देखा था। और इसने रॉबर्ट हुक ने एक बुक लिखी थी वेरी इंपॉर्टेंट, उस बुक का नाम क्या था? माइक्रोग्राफिया। क्वेश्चन आता है कि रॉबर्ट हुक ने कौन सी बुक लिखी थी? माइक्रोग्राफिया। और माइक्रोग्राफिया लिखी थी, उसमें उसने बताया था, क्लियर किया था कि संपूर्ण पादप जंतु छोटे छोटे चेंबर, कोष्ठों से मिलकर के बने हैं और छोटे चेंबर को क्या कहते हैं? सेलुला कहते हैं। क्या कहते हैं? सेलुला। और इसने जो रॉबर्ट हुक ने माइक्रोग्राफिया के अंतर्गत इसको छोटी छोटी जो यूनिटों को देखा था और उनका नाम क्या रखा था? सेलुला रखा था। क्या नाम रखा था? सेलुला। और एंटामोन ल्यूवेनहॉक ने जो प्रोटोजोआ को, बैक्टीरिया सेल को, स्पर्म सेल को, आरबीसी को देखा था किसकी सहायता से? सिंपल माइक्रोस्कोप की सहायता से। और वो उसने खुद ने बनाई थी।
कहने का मतलब कोशिका और माइक्रो विकास, माइक्रोस्कोप जो मैं आगे अपन पढ़ाऊंगा माइक्रोस्कोप आपको, कोशिका और माइक्रोस्कोप का जो डेवलपमेंट हुआ है वो साथ साथ हुआ है। जो एंटामो लिवेनहॉक ने खुद के द्वारा बनाई गई एक सिंपल माइक्रोस्कोप के द्वारा स्पर्म सेल है, बैक्टीरिया सेल है, आरबीसी है, जो प्रोटोजोआ सेल है, उनको सबसे पहले एक लिविंग स्वतंत्र सेल के रूप में देखा था। किसने? एंटामो लिवेनहॉक ने। क्लियर है दोस्तों यहां तक? एक वेरी इंपॉर्टेंट, इस संपूर्ण जगत में, संपूर्ण किंगडम में सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है? सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है नर्व सेल। कितनी लंबी होती है? 90 सेंटीमीटर। संपूर्ण किंगडम में मानव शरीर की सबसे जो लंबी सेल है वो कौन सी होती है? नर्व सेल है। कितनी लंबी होती है? 90 सेंटीमीटर क्या होती है? लंबी होती है। सबसे लार्जेस्ट कौन सी है? सबसे लार्जेस्ट कौन सी है? शुतुरमुर्ग का, ऑस्ट्रिच का ओवम सेल है, और शुतुरमुर्ग या ऑस्ट्रिच की ओवम सेल है, ये सबसे क्या होती है? लार्जेस्ट सेल है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि संपूर्ण जगत की सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है? ऑस्ट्रिच या शुतुरमुर्ग का क्या होता है? ओवम सेल है। और सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सी होती है? नर्व सेल है। एक वेरी इंपॉर्टेंट, इस संपूर्ण जगत में सबसे रीजनरेशन पोटेंसी, सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता, रीजनरेशन पोटेंसी मिनिमम किस में होती है? नर्व सेल के अंदर होती है, तंत्रिका कोशिका के अंदर होती है, नर्व सेल में। इस संपूर्ण जगत में सबसे छोटी सेल, स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है? पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, या इसी को क्या कहते हैं? माइकोप्लाज्मा लेडलवी, और इसी को क्या कहते हैं? एमएलओ। एमएलओ या पीपीएलओ या माइकोप्लाज्मा लेडलवी इस संपूर्ण जगत की सबसे छोटी कोशिका है। मात्र कितनी है? 0.1 माइक्रोमीटर की होती है। एक मेल के, पुरुष के शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? स्पर्म सेल है। पुरुष के शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? स्पर्म सेल है। और फीमेल की बॉडी की सबसे जो छोटी सेल है वो कौन सी होती है? आरबीसी होती है। फीमेल के बॉडी की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? आरबीसी। और वेरी इंपॉर्टेंट, जो कोशिका सिद्धांत है उसको देने वाले दो वैज्ञानिक, एक तो सेलिडन और एक कौन है? स्वान है। एक सेलिडन और एक कौन है? स्वान है। जो सेलिडन क्या था? एक वनस्पति क्या था? बॉटनी का ज्ञाता था। और स्वान क्या था? एक जूलॉजिस्ट था, एक जंतु विज्ञ था, जंतु विज्ञान का क्या था? ज्ञाता था। तो सेलिडन और स्वान ने मिलकर के पादप और जंतु दोनों के लिए एक कॉमन प्रिंसिपल दिया था, जिसे अपन क्या कहते हैं? सेल थ्योरी कहते हैं, कोशिका सिद्धांत दिया था। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संपूर्ण प्लांट जगत में, पादप जगत में सबसे लंबी जो सेल है वो कौन सी है? बोहेमिया के तंतु है, बोहेमिया के फाइबर है, या इसको अपन क्या कहते हैं? रेमी के तंतु कहते हैं। कितनी लंबाई होती है? लगभग 22 से लेकर के 55 सेंटीमीटर क्या होती है? लंबाई होती है। बोहेमिया के तंतु, रेमी के तंतु, इस संपूर्ण पादप जगत की सबसे लंबी क्या होती है? कोशिका होती है, सबसे लॉन्गेस्ट होती है पादप जगत के अंदर। एक वेरी इंपॉर्टेंट है, संपूर्ण पादप जगत में सबसे जो लंबी है वो कौन सी सेल होती है? एक कोशिकीय। बोहेमिया कैसा था? बहुकोशिकीय था। एक कोशिकीय में सबसे लंबी कौन सी है? एसिटाबुलेरिया। इस संपूर्ण पादप जगत में एक कोशिकीय सबसे लंबी कौन सी है? एसिटाबुलेरिया। और बहुकोशिकीय की सबसे लंबी कौन सी है? बोहेमिया के तंतु, रेमी के तंतु 22 से लेकर के 55 सेंटीमीटर क्या होते हैं? लंबे होते हैं। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सेल टोटिपोटेंसी, सेल टोटिपोटेंसी प्रिंसिपल। सेल टोटिपोटेंसी के बारे में किसने बताया था? हेबरलैंड ने बताया था। सेल के अंदर खुद में रिप्रोडक्शन पोटेंसी है, सेल से सेल के निर्माण करने की पोटेंसी रखती है। एक सेल के अंदर इतनी पोटेंसी है
कि संपूर्ण जंतु का निर्माण कर सकती है, उसको अपन क्या कहते हैं, रीजनरेशन पोटेंसी है, पुनरुद्भवन की क्षमता है, उसको अपन क्या कहते हैं, टोटिपोटेंसी कहते हैं। ये बात किसने बताई थी, हेबरलैंड ने बताई थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि सेलुलर टोटिपोटेंसी किसने बताई थी, हेबरलैंड ने। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोशिका सिद्धांत किस पे लागू नहीं होता और क्यों नहीं होता। कोशिका सिद्धांत का अपवाद होता है, एक तो कौन सा है, वायरस है, एक वायरोइड है, एक प्रियोन है। वायरस, वायरोइड और प्रियोन है। क्यों है, कारण क्या है, कारण है कि इनका क्रिस्टलीफिकेशन किया जा सकता है, ये स्वतंत्र नहीं होते हैं, सेल के पार्ट्स नहीं इसमें, जैसे सेल मेम्ब्रेन, सेल ऑर्गेनेल्स, सेल वाल, केंद्रक, ये नहीं है इसमें। और वेरी इंपॉर्टेंट है, इनमें न्यूक्लिक एसिड, डीएनए या आरएनए होता है। ये रियल के अंतर्गत वायरस, वायरोइड और प्रियोन पार्ट ऑफ सेल, सेल के पार्ट है, अर्थात ये सब सेलुलर होते हैं। अर्थात ये क्या चीज है, सब सेलुलर है, उपकोशिकीय होते हैं, न कि कोशिका। अर्थात कोशिका सिद्धांत के अपवाद है वह वायरस, वायरोइड और प्रियोन है। वायरस है, वायरोइड है और कौन से, प्रियोन है। एक वेरी इंपॉर्टेंट है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की मूल इकाई क्या होती है, मैं बता चुका हूं। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, सेल है, कोशिका है। शेप ऑफ कोशिका, आप कोशिका का जो आकार है और आकृति है, कोशिका की शेप बदलती रहती है। आपको जनरली पूछे कोशिका की शेप कैसी होती है, छड़ाकार, रोड शेप, स्पाइरल, सर्पिलाकार और एंगुलर होती है। और ये आपको टिपिकल पूछ लिया कि यूनिसेलुलर सेल की शेप क्या होती है, तो क्या होती है, परिवर्तनशील होती है, चेंज होती रहती है। और वेरी इंपॉर्टेंट है, प्लांट सेल का पूछ लिया तो कैसी होती है, पॉलीहाइड्रल होती है, बहुकोणीय होती है। और यदि आपको एनिमल सेल का पूछ लिया तो राउंडेड है, क्यूबिक है, फाइबर है, इसके अंतर्गत फिलामेंटस है, तंतु रूपी, घनाकार, गोलाकार, अलग अलग प्रकार के क्या होती हैं, रूप है। सेल के अपन साइज के बारे में बात करें तो प्लांट सेल का जो डायमीटर है वो कितना होता है, 10 से लेकर के कितना होता है, 15 माइक्रोमीटर का होता है। किसका, प्लांट सेल का। यदि अपन बात करें सबसे छोटी पादप कोशिका कौन सी है, तो माइक्रोसिस्टिक है, एक प्रकार का क्या होता है, शैवाल है। माइक्रोसिस्टिक एक प्रकार का क्या है, शैवाल है। और मानव में सबसे जो छोटी कोशिका है, मानव शरीर के अंतर्गत, मनुष्य के शरीर के अंदर जो सबसे छोटी कोशिका है वो कौन सी है, आरबीसी है। और वेरी इंपॉर्टेंट है, नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से बनती है। यह सिद्धांत किसने दिया था, रुडोल्फ विर्चोव ने दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, सेल डॉक्ट्राइन प्रिंसिपल, ओमनीज ई सेलुला, अर्थात नई कोशिकाएं पहले से उपस्थित कोशिकाओं से बनती है। यह प्रिंसिपल किसने दिया था, रुडोल्फ विर्चोव ने दिया था। रुडोल्फ विर्चोव ने ओमनीज सेलुला ई सेलुला प्रिंसिपल दिया था, सेल डॉक्ट्राइन प्रिंसिपल दिया था। ओमनीज सेलुला ई सेलुला का मतलब होता है नई कोशिकाएं पहले उपस्थित कोशिकाओं से बनती है। नई कोशिकाएं पहले से उपस्थित कोशिकाओं से बनती है, ये सेल डॉक्ट्राइन प्रिंसिपल रुडोल्फ विर्चोव ने दिया था। और वेरी इंपॉर्टेंट है, सेल की जो मॉडर्न थ्योरी थी, सेल का जो आधुनिक सिद्धांत है वो किसने दिया है, नगेली व विर्चोव ने दिया है। सेल की जो सबसे लेटेस्ट प्रिंसिपल है, सेल की सबसे लेटेस्ट थ्योरी आई है वो किसने दी थी, नगेली व विर्चोव ने दी है। और वेरी इंपॉर्टेंट है, सजीव जगत की संरचनात्मक यूनिट क्या है, सेल है। ये अपन पहले ही बात कर चुके हैं, चाहे जो अपना जगत है, सजीव जगत है, किंगडम है, ऑर्गेनिज्म है, इनकी यूनिट क्या होती है, सेल है।
एक वेरी इंपॉर्टेंट है, जितनी सारी जेनेटिकल प्रॉपर्टी होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, जो आनुषिक गुणधर्म है, रियल में किसके अंतर्गत है? एक सेल के अंदर है। अर्थात जितनी जेनेटिकल प्रॉपर्टी वो किस में होती है? सेल के अंदर होती है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, एक बहुकोशी की और एक कोशी के पादप में से अपन बात करें, जंतु के अंदर अपन बात करें, तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंतर्गत सरम विभाजन नहीं होता है, ऊर्जा ज्यादा खर्च करनी पड़ती है, कार्य का डिवीजन नहीं होता। इसका यूनिसेलुलर सेल है, एक्टिव ज्यादा होती है, उसका सरफेस एरिया क्या होता है? ज्यादा होता है। तो क्वेश्चन आता है कि यूनिसेलुलर सेल ज्यादा एक्टिव क्यों होती है? क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है। ज्यादा ऊर्जा क्यों खर्च करनी पड़ती है? क्योंकि वहां पर सरम विभाजन नहीं होता है, अर्थात कार्य का डिवीजन नहीं होता है, और सरफेस एरिया क्या होता है? ज्यादा होता है। इस प्रकार दोस्तों अपन इस क्लास के अंतर्गत ओनली एंड ओनली सेल बायोलॉजी का क्या पढ़ा है? इंट्रोडक्शन पढ़ा है। आज तक यूपीएससी आरपीएससी ने क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है शरीर की, ऑर्गेनिज्म की, जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक यूनिट क्या होती है? सेल। सेल का फंक्शनल पार्ट कौन सा है? ये है, देखो, केंद्रक, गुणसूत्र, डीएनए और जीन। और टिश्यू में क्या शामिल है? ऐसी कोशिकाएं जिनकी उत्पत्ति और कार्य क्या है? समान। कौन सा सीक्वेंस राइट है? सेल, सेल से उत्तक, उत्तक से अंग, अंग से तंत्र, तंत्र से क्या है? शरीर है। साइटोलॉजी किसकी स्टडी करते हैं? संरचना और कार्यों का। सेल बायोलॉजी किसकी स्टडी करते हैं? सेल से संबंधित सब कुछ, चाहे फंक्शन हो, चाहे संरचना हो, चाहे रिप्रोडक्शन हो, जेनेटिक्स हो, इवोल्यूशन, ओरिजिन हो, सबकी स्टडी करती हैं। खोज, सेल की खोज का श्रेय किसको दिया जाता है? रॉबर्ट हुक। कौन सी बुक लिखी थी? माइक्रोग्राफिया। सेल को क्या नाम दिया था? सेलुला। रियल में क्या देखा था? सेल वॉल। कौन से प्लांट की? ऑक सेल की। कौन सी सेल को देखा था? कोरक सेल की सेल वॉल को। लिविंग कोशिका को सबसे पहले किसने देखा था? रॉबर्ट हुक ने। कौन सी माइक्रोस्कोप के द्वारा? सरल माइक्रोस्कोप। किसको देखा था? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, स्पर्म और आरबीसी को देखा था। जगत की सबसे लंबी सेल कौन सी है? नर्व सेल। जगत की सबसे जो लार्जेस्ट सेल कौन सी है? ओस्टी, शुतुरमुर्ग का अंडा है। सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता नर्व सेल के अंदर है। सबसे छोटी कोशिका पीपीएल, प्लूरोनिमोनी लाइक ऑर्गेनिज्म। माइकोप्लाज्मा लेटलिव, एमेला, मोलिकोसाइट लाइक ऑर्गेनिज्म। कितना साइज होता है? 0.1 माइक्रोन का। मेल की सबसे छोटी कोशिका स्पर्म, फीमेल की सबसे छोटी कोशिका आरबीसी। जब कुछ तक क्लियर नहीं है तो क्या होगी? आरबीसी। कोशिका सिद्धांत सेलिडन और स्वान ने। जंतु विज्ञ कौन था? स्वान। पादप विज्ञ कौन सा था? सेलिडन। और पादप जगत में सबसे लंबी कोशिका कौन सा है? बोहिमे रेमी के तंतु कितने लंबे होते हैं? 55 सेंटीमीटर। एक कोशी की सबसे लंबी कोशिका एसिटाबुल्लेरिया 32 सेंटीमीटर लंबी होती है। सेल थ्योरी के अपवाद वायरस, वायरोइड और प्रियोन, क्योंकि वास्तव में क्या होते हैं? सब सेलुलर है। सेलुलर टोटिपोटेंसी किसने दी थी? हैबरलैंड ने। वेरी इंपॉर्टेंट है। सेल की शेप है वो बदलती रहती है। स्पेशली अपन बात करें साइज के बारे में, प्लांट सेल का साइज जनरली क्या होता है? 10 से 15 माइक्रोमीटर। सबसे छोटी पादप सेल कौन सी है? माइक्रोसिस्टिक एक सवाल होता है। मानव में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? आरबीसी। सेल डॉक्ट्राइन सिद्धांत, ओमनिज ई सेलुलर सिद्धांत, नई कोशिकाएं पहले से उपस्थित कोशिकाओं से बनती है, ये किसने दिया था? रुडोल्फ ब्रिचोव ने। सेल की थ्योरी का मॉडर्न प्रिंसिपल किसने दिया था? नगेली और किसने? ब्रिचोव ने। इस संपूर्ण जगत के सजीव की संरचनात्मक इकाई क्या है? सेल है। संपूर्ण जेनेटिक्स किसके अंदर होती है? सेल के अंदर। यूनिसेलुलर सेल ज्यादा एक्टिव होती है, कारण सरफेस एरिया ज्यादा होता है। यूनिसेलुलर सेल में सरम विभाजन नहीं होता है, इसका ज्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। और इस प्रकार दोस्तों इस क्लास के अंतर्गत अपन सिर्फ एंड सिर्फ आज की नई यूनिट सेल बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़ा है। दोस्तों इस वीक के अंतर्गत अब इस यूनिट को अपन कंप्लीट कर के चलेंगे, और इसकी जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस सीट है ये मैं आपको साथ साथ डाल दूंगा। जैसे से अपना चलती जाएगी यूनिट, वैसे वैसे मैं आपको साथ साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस सीट डाल दूंगा,
ताकि आप साथ साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे। वैसे मैं आपको क्वेश्चन है वो सारे क्लास के अंदर ही करवा दूंगा, ताकि आपको इधर उधर पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार दोस्तों किसी भी स्टूडेंट को कोई भी ये मत सोचना इसमें ये मैटर नहीं मिला, वो सब कुछ व्यवस्थित तरीके से रहेगा। मैं आपको बता देता हूं, क्लियर कर देता हूं। एक तो अपनी क्लास पॉइंट टू पॉइंट रहेगी, दूसरा क्लास की जो पॉइंट अपनी जो यूनिट चली है उसकी क्या रहेगी, क्वेश्चन की पीडीएफ रहेगी। क्लियर है? क्वेश्चन की क्या रहेगी, पीडीएफ। और इंग्लिश मीडियम के लिए स्पेशली 15,000 क्वेश्चन एक साथ रहेंगे। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में थ्योरी दोनों मीडियम में करवा रहा हूं। कोई स्टूडेंट लिखने और नहीं चाहता है, नोट्स नहीं बनाना चाहता है, उसकी पीडीएफ रहेगी। अभी जैसे 50 क्लास की पीडीएफ है, जल्दी डल जाएगी, ताकि आप आराम से क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो। पर डे 2-2 क्लास अभी अपन डाल रहे हैं। धीरे धीरे क्लास की स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी वैकेंसी में क्या है, थोड़ा सा क्या लगेगा, वक्त लगेगा। इसलिए दोस्तों अब गवर्नमेंट ने फिक्स टाइम पे वैकेंसी का टाइम बांध दिया है, इसलिए दोस्तों आपके पास वक्त नहीं रहेगा। आप अभी से क्लास ज्वाइन कीजिए, फटाफट पढ़िए, ऑनलाइन क्लासेस को फटाफट कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, अपना जो लिंक है, अपना जो चैनल है उसके बारे में बताइए, ताकि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट मैटर दे सकें। दोस्तों हमारे से जितने ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ते हैं उतना ही अपना कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उतना ही अपन बेस्ट से बेस्ट मैटर दे पाएंगे। लेकिन ये मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको पूरे हिंदुस्तान में, आपके जीवन में ऐसा मैटर और ऐसी क्लास देने वाला आज तक न कोई मिला है, न कभी मिलेगा। और जैसा मैटर, जैसी क्लासें मैं आपको दे रहा हूं, आप भी अपने स्टूडेंट को वैसी क्लासें दीजिए, वैसा ही मैटर दीजिए, ताकि इधर उधर इंस्टीट्यूट में चक्कर नहीं लगाना पड़े। इतनी मोटी फीस बड़ी इंस्टीट्यूट में नहीं जमा करानी पड़े। आपका कोई रिलेटिव यदि कोई एलएन है, कोई आकाश से, सीएलसी, जीसीआई बड़ी कोचिंग में पढ़ा हुआ तो उसको पूछ लेना, इतना मैटर नहीं देते, वो खाना पूर्ति करते हैं, फीस जमा होने के बाद नहीं देते हैं। तो दोस्तों ये हमारा फीस तो मुद्दा ही नहीं, क्योंकि नाम मात्र की फीस ले रहे हैं। हम तो सिर्फ आपसे हम्बल रिक्वेस्ट यही करते हैं कि आप अपने स्टूडेंट को ऐसा मैटर देना, ताकि धीरे धीरे एक समाज के अंतर्गत जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, गरीब परिवारों से, उनको बेस्ट से बेस्ट मैटर मिले, और हिंदुस्तान के अंतर्गत बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर बने, बढ़िया से बढ़िया स्कूल लेक्चर एंड कॉलेज लेक्चर बने, ताकि देश की आधारभूत जो रिक्वायरमेंट है वो अच्छी हो, देश का ढांचा अच्छा हो, अच्छे स्टूडेंट्स हो। नहीं तो दोस्तों जो स्टूडेंट्स हैं, मेहनत करते हैं, बीएड करते हैं, 4-5 साल कोचिंगों के चक्कर लगाते हैं, फिर बेरोजगार होकर के घर बैठ जाते हैं। इस कारण घर वालों में बच्चों को पढ़ाने की पोटेंसी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एग्जाम्पल्स ढूंढने लग जाते हैं कि वो फलानी वालो छोरो पढ़े हो, लेकिन वो तो सिलेक्ट कौन ही हो, तू के न्याल करे, तू तो भी ना हुई बेकार है। इसलिए दोस्तों ऐसा अपन सुनना पसंद नहीं करते हैं। हम आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं, जितना बेस्ट मैटर मैं आपको देता हूं, मेरे से बढ़ करके आप अपने स्टूडेंट्स को दीजिए, ताकि अच्छा उसके, अपने देश का फ्यूचर अच्छा उसके, अपने परिवारों का ढांचा सुधर सके। वैसे ही अपना राजस्थान है वो अदर एरिया की तुलना में क्या होता है, बहुत बैकवर्ड चलता है, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पीछे चल रहा है। स्पेशली मारवाड़ जोन है वो 10 साल पीछे चल रहा है शिक्षा के क्षेत्र में। थैंक यू दोस्तों।